my son's place today actually. आप पिछली बार भी पहले चले गए थे। हाँ, पिछले बार किसी के यहाँ रामायण का प्रोग्राम था। आई हैड टू गो देयर। कुछ ना अच्छा, कुछ चलता रहता है। नहीं अच्छी बात है। चलिए, Yeah. अच्छी है। तो जी, सभी का फिर से एक बार फिर वेलकम। और भीम जी ने जो अपना ये जो टॉक्स शुरू किए हैं आयुर्वेद के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में, ये बहुत ही जिसे कहते हैं कि लाभदायक सिद्ध हो रही हैं। मैं तो स्पेशली उनको एक दो बार मैंने सुना बीच बीच में। तो उसका जो है कि मैं ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इन माय डेली रूटीन आल्सो। तो बहुत ही इन्होंने रिसर्च कर कर जो एक बहुत ही जिसे कहते हैं सरल शब्दों में जो समझाया है, उससे बहुत ही फायदा हुआ है। तो हम तो फिर भीम जी को फिर रिक्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, कि वो अपना जो प्रवचन है शुरू करें फिर से। तो भीम जी, अब आपके ऊपर है। तो आपका ब्रिज जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। आज का जो हमारी डिस्कशन है वो निरोग कैसे रहा जाए। ये बहुत सिंपल है। आप सुनेंगे आपको सिंपल लगेगी, लेकिन है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि आप लोगों ने जो भी निर्णय लेना है वो स्वयं लेना है, सोच समझ कर लेना है। और अगर आप छोटी उम्र के हैं लोग, मतलब उनके लिए तो कोई खास बात नहीं है। कई छोटी छोटी बातें हैं जो आपको मतलब बड़ी सरल लगेंगी और आप जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एडवांस स्टेज है और आपको और बीमारियां लगी हुई हैं, तो फिर आपको किसी आयुर्वेद स्पेशलिस्ट की भी सलाह ले लेनी जरूरी है। क्योंकि अगर आपने अपने आप कुछ किया तो गड़बड़ भी हो सकती है, क्योंकि उसको सारा कुछ पता है। हमें ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। मैं तो जो संहिता में लिखा है, जो समझ में आया है, उसको आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो इसको भी नॉलेज जो है ये सावधानी से ही यूज करने वाला है। और हमने बेसिक रूल पहले बोला था, समदोषा समग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। ये बेसिक रूल है जो हमने पहले भी इसके बारे में बोला था कि आपके दोष, यानी कि वात पित्त और कफ, ये सम होने चाहिए। आपकी धातुएं सम होनी चाहिए। आपका मल मूत्र का निकास सम होना चाहिए। जब ये रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहता है, आपको कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, तो फिर आप हमेशा ही स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अब आगे जो है वो शास्त्रकार वार्निंग देता है इसके ऊपर। और जो आज का विषय है वो उसी के ऊपर है। आगे एक श्लोक आएगा, वो श्लोक बड़ा सिंपल है लेकिन उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर उसका सरल अब वैसे ही आप लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका मतलब आपको कुछ और निकलेगा। लेकिन तंत्रकार ने उसको बड़ा ऐसा बनाया है कि उसको, जैसे गीता के श्लोक में ब्रिज जी कई बार बड़ा एक्सप्लेन करते थे, उसमें वो उसमें जो छुपा हुआ ज्ञान है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो मैं जब उस पे आऊंगा तो उसमें शायद आपको प्रॉब्लम आए उसको समझने में, तो वो मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो देखेंगे क्या होता है। तो हमने देखा है कि शरीर में तीन दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। और ये तीनों दोष हमेशा ही हमारे शरीर में व्याप्त रहते हैं। अब वात पित्त और कफ को उन्होंने एक और तरीके से भी बताया है कि जो बात है वह आपके नाभि से नीचे आपकी टांगों वगैरह में होता है। और जो पित्त है ये आपके नाभि स्थान में, नाभि और हृदय के स्थान में होता है। क्योंकि पित्त के लिए फूड आता है आमाशय में, और फूड को हजम करने के लिए पित्त की आवश्यकता है। और हृदय से ऊपर जो गले तक है वो हमारा कफ का स्थान है। आपको देखा है किसी को खांसी होती है, दमा होता है, तो यहाँ से ही ज्यादा उसको प्रॉब्लम होती है। तो उसका उन्होंने फिर एक और डेफिनेशन दी है। वो कहते हैं बात क्या है। क्योंकि जो आयुर्वेद है उसने बात को प्रमुख माना हुआ है। क्योंकि बात जो है ना,
वो हमारे शरीर में हमें प्राण भी देती है। लेकिन बात एक और भी चीज है, वो सारे शरीर में सर्कुलेट करती है। और वो कहते हैं कि पित्त भी पंगु है और कफ भी पंगु है। तो जब आपके शरीर में कहीं कफ इकट्ठी हो जाती है तो बात ही है जो आपके जोड़ों से उठा के दूसरी जगह फेंकता है। कफ अपने आप नहीं जा सकती है। तो इसलिए बात को बहुत महत्व दिया, इसीलिए वो कोई भी डिस्कशन करते हैं तो बात से ही शुरू करते हैं। तो वो अभी क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ वो वृद्धावस्था तो एंड में आती है, लेकिन शास्त्रकार ने इसको पहला स्थान दिया है कि वृद्धावस्था और दिन के अंतिम भाग मतलब 2 से 6 बजे, और रात्रि के अंतिम भाग में वो सुबह के 2 से 6 बजे तक बाजू का प्रकोप होता है। अब जैसे ही 70 से ऊपर हो जाते हैं, कई 60 भी कहते हैं, लेकिन आयुर्वेद 70 के बाद वृद्धावस्था मानता है। तो वो कहता है 70 के बाद आप सावधान हो जाओ, आहार विहार पे ध्यान दो, कम खाओ, पानी ठीक लो ताकि आपकी हाइड्रेशन ठीक रहे, और मन को शांत रखो। इसीलिए वो कहते हैं ना कि उस आदमी ने जी वो क्या नाम है संन्यास ले लिया, सन्यासी बन जाओ। एक्चुअली ये जो गृहस्थ आश्रम का सन्यास है ये दूसरे सन्यास से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये इस आदमी को तो सारे एक्सपीरियंस हैं, उसको तो कई एक्सपीरियंस जो गृहस्थ आश्रम के है ही नहीं है। दरअसल असली सन्यासी तो वो है। इसको इसलिए बोला है संन्यास लेने के लिए कि घर के पंगों में पड़ के अपने आप को, बुद्धि को खराब नहीं करे, अब शांति से जीवे। जो भी चल रहा है उनको चलने दो, जो पीछे वाले संतान हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी अपनी मर्जी से आगे चलने दो। तो इसलिए इसमें थोड़ा अंतर है। वैसे मैं मुख्य रूप से जो संन्यास है वो जो बचपन से जो ब्रह्मचारी से संन्यास लेता है उसी को ही संन्यास मानता हूँ। क्योंकि दूसरे आदमी ने तो इतने एक्सपीरियंस कर चुका होता है गृहस्थ जीवन के कि उसके ऊपर वो असर ही नहीं होता है वो, क्योंकि स्वामी क्या नाम है जो अपने विवेकानंद जी के गुरु थे, उन्होंने एक बार वो बताया था कि उनके पास दो सन्यासी जो थे, वो जो बचपन से सन्यासी थे और दो जो गृहस्थ आश्रम से सन्यासी थे, उनको बोला कि आप बैठ के आंखें बंद करके ध्यान लगाओ। तो वहां से एक औरत गुजरी, तो उसकी छन छन की आवाज से वो दो जो सन्यासी थे ब्रह्मचारी, उन्होंने तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो तो बूढ़े थे उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि ये संस्कार की बात होती है। तो इसलिए इसमें बड़ा डिफरेंस है दोनों दोनों प्रकार के सन्यास में। खैर ये इस विषय में नहीं था। उसके बाद में जब आपका मध्य भाग आता है, जिसको हम युवा अवस्था भी कहते हैं, और दिन के मध्य काल में 10 से 2 बजे तक, और रात्रि के मध्य काल में 10 से 2 बजे तक पित्त का प्रकोप काल कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि खाना 10 या 2 के बीच में दोपहर में खाओ। उस वक्त आपकी अग्नि प्रज्वलित होती है, और उसमें उस समय जब आप खाना खाएंगे तो वो अच्छी तरह से हजम भी होगा और आपको उसका ज्यादा मैक्सिमम फायदा मिलेगा। और अवस्था के आदि काल में जब बाल्यावस्था होती है, और दिन के प्रथम भाग 6 से 10 बजे तक और रात्रि के प्रथम भाग 6 से 10 बजे तक कफ का प्रकोप होता है। आप देखेंगे जब बच्चे पैदा होते हैं उनके नाक बगते रहते हैं, उनको छींकें आती हैं, खांसी होती है। और कफ का मतलब ही यही है कि ये ग्रोथ करता है। कफ जो है आपके शरीर में ग्रोथ करता है। तो वो बच्चे को उसमें नींद आनी चाहिए ज्यादा। और अपने तो कहावत है पुत्त और पेठा पै पै बाध्य है। तो वो वाली बात है कि उनको जितना बच्चा सोएंगे उतनी ही उनकी वृद्धि होगी, और उतना ही, और उस क्योंकि वो कफ प्रधान पीरियड है, तो इसलिए उस पीरियड में बच्चे ज्यादा बीमार भी होते हैं, लेकिन वो उनके लिए ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब चरक ऋषि ने एक निर्देश दिया है, सर्वथा
सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। ये भी एक आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण सार है। और यही यही श्लोक है जो आगे मैं अब बताने वाला हूं। ये थोड़ा मुश्किल है। और हलास हेतु विशेषश्च परवृत्ति उपस्यतु। सभी भावों में, जितने भी भाव हैं, उसमें हम तीन चीजें लेते हैं। एक द्रव्य लेते हैं, फिर द्रव्य के गुण होते हैं, और द्रव्य की क्रिया होती है। तो ये तीनों चीजों को समझना है कि वृद्धि के कारण, अब जब हम ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो हम सामान्य अवस्था में होते हैं, सम अवस्था में होते हैं। अब उसमें अगर आपने, मतलब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपको रसगुल्ला अच्छा लगा, एक खा लिया तो बहुत अच्छा है। अब एक के बाद दो खा लिया, उसका असर कम हो जाएगा। और छह खा लेंगे ना, फिर शरीर को भगदड़ मचती है, कहता है यार इसने तो पूरा ही, बस इसका स्वाद भी खराब कर दिया और मेरे को भी लोड कर दिया। तो तब आपने जो सामान्य अवस्था थी उसको असामान्य बना दिया। आपने दोष पैदा कर लिया। अब उस दोष को आपने ठीक भी करना है। और दूसरा है, उसमें दूसरे पार्ट में उसने हलास हेतु विशेष, और विशेष को उसने हलास का कारण कहा है। इसकी आगे डेफिनेशन आएगी विशेष क्या है। अब अगर आपने कम खाया, मतलब, तो उससे आपकी शक्ति कम होगी, तब भी आप में दोष पैदा होता है। तो दोनों को आपने संतुलन में ही रखना है। तो उसके लिए अब मैं उस श्लोक का धीरे धीरे उसका अनुवाद करता हूं। सर्वदा का मतलब है सब समय में, सर्वभावा नाम। सर्वभाव में आते हैं। आप देखो इसमें द्रव्य के, द्रव्य, उसके गुण और कर्म आते हैं। और सामान्यम, ये सब बराबर होते हैं। और यही समानता सदैव वृद्धि का कारण होती है। जब ये सामान्य होते हैं, तब जब वृद्धि होगी तभी आपको रोग लगेगा। मतलब ये है कहने का कि आप द्रव्य की मात्रा ज्यादा लेंगे तो वो अपना कार्य, अपना कर्म करेगा, तो आपके शरीर में दोष पैदा होगा। उसी प्रकार विशेष, अगर आप उसको कम खाएंगे तो वो उसको हलास पैदा करेगा, आपकी शक्ति क्षीण होगी, तब भी आप में दोष पैदा होगा। तो उसकी अब उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जैसे किसी भी धातु का क्षय हो जाए, तो उस धातु को पूर्ण करने के लिए उस धातु के समान लक्षणों वाली चीज को ही, इसीलिए सामान्यता का प्रयोग किया गया है, उस के समान लक्षणों वाले पदार्थ का ही सेवन करना चाहिए। उसी से ही आपकी पूर्ति होगी। तो जैसे उसने दिया है कि अगर आपके रस और रक्त धातु में क्षय आ गई है, तो उसको सेट ठीक करने के लिए आपको समान लक्षणों वाले पदार्थ का ही सेवन करना पड़ेगा। और अब ये है, वैसे तो समान और विशेष की सिंपल भाषा में व्याख्या उसने ऐसे दी है। आप शास्त्रकार ने इसको और सिंपल भाषा में बताया है कि गेहूं में अगर गेहूं मिला दो तो वो सामान्य है, लेकिन गेहूं में जौ मिला दो तो विषम हो गया। कारण, क्योंकि ना गेहूं और जौ के आपस के गुण, आकृति और कर्म भिन्न है। तो कोई कोई भी चीज अगर आपके शरीर में उसमें सामान्य है या उसका विषम हो गया है, सामान्य को उसमें यहाँ ये बताया गया है कि वो बढ़ गया है। एक्चुअली अगर वो बढ़ गया है, तो उसको बराबर करने के लिए आपको ऐसी चीज खानी पड़ेगी जो उसके उल्ट हो, ताकि उसको बराबर कर दे। और जब कम है तो वैसी ही चीज ज्यादा खानी पड़ेगी ताकि उसको बराबर कर दे। तो अब द्रव्य क्या है। जैसे वो कहता है शरीर में अगर मांस द्रव्य की वृद्धि हो जाती है, तो मांस के विपरीत गुण वाले रुक्ष औषध द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है ताकि आपका मांस नहीं बढ़े।
इसी तरह जब आपको बात से रूक्षपन आता है, तो रूक्षपन आने से क्या होता है, आपके खुजली होती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ऑयलीनेस लानी चाहिए। आप के सुबह उठते हैं, आपके दर्द होता है, इस आयु में आके वृद्धावस्था में शरीर अकड़ जाता है। अब उसमें क्या करना है, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो आपने उसको सेक देना। सेक का मतलब उसको वार्म रखना है। अब उसके भी आप पोटली से सेक दे सकते हैं, या आप ज्यादा गर्म कपड़े पहन सकते हैं। और जो मॉडर्न साइंस है वो ये कहती है कि आप कपड़े लेयर्स में पहनो, पतली लेयर्स में पहनो, ताकि अगर आपको ज्यादा लगे तो एक हटा दो। बिल्कुल मोटी चीज नहीं पहननी है, लेयर्स में पहनो, तो आपका वो दर्द भी कम रहेगा। और फिर दूसरा ये है, अगर आपको सुबह उठ के दर्द हुआ है, अब ये दर्द का आपने जो क्योर करनी है वो आपकी प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब उसमें बताया है कि तेल लगाओ, और कई लोग तेल की मालिश करना शुरू कर देते हैं। वो गलत है। तेल की मालिश नहीं, तेल ही लगाना है। क्योंकि अगर आपकी पित्त प्रकृति है और आपने तेल की मालिश कर दी, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि पित्त का मतलब है गर्म, और गर्म चीज का भी जो आगे इफेक्ट होता है, सब इफेक्ट ये होता है कि वो उसको सुखा देता है। तो इसका मतलब आपके और बाजू बढ़ गई, इसका मतलब आपका दर्द और बढ़ गया। तो ये बात भी आपने सोचनी है कि मैं जो जो उन्होंने कहा है वो ही करना है, ज्यादा नहीं उसको करना है। तो वो कहते हैं जी आप उस जगह तेल लगाओ और कुछ नहीं करो, मालिश नहीं करनी है, उसको हल्के हाथ से लगाना ही है। तो उसका मतलब ये है कि वो जो आपके जो खुश्की पैदा हुई है, उसको तेल जो है ऑयलीनेस से उसको कैंसल कर देगा, और आपका दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। तीसरा है कर्म विशेष। जब देह में चल कर्म प्रधान, अब हमारी देह में वायु जो है वो हमेशा ही चलती रहती है, उसको चल कर्म प्रधान माना जाता है। तो उसके विपरीत अगर आपको बाजू से कोई प्रॉब्लम, जैसे आपको बुखार हो गया, तो उसमें हम कफ की वृद्धि के लिए कहते हैं। कफ का मतलब है कि हम बोलेंगे कि इस आदमी को आराम दो, रेस्ट करने दो। तो रेस्ट करने से, कफ का मतलब खांसी वाली कफ नहीं, कफ दोष बढ़ाना है, ताकि आपका वो जो वायु का दोष है उसको कफ दोष कैंसल करे। तो ये जो आयुर्वेद का जो सारा तरीका है, ये यही है कि दोष को, बढ़े हुए दोष को कैसे फिर वापस लाना है। अगर वो दोष कम हो गया है, उसको बढ़ाना है, और फिर आपने समता में लाना है। तो सारा जो प्रोसेस है हमारा, खाने पीने का, सोने का, जागने का, आहार विहार करने का, अब आप बहुत ज्यादा परिश्रम करोगे तो आप देखोगे आप थक जाओगे, आपके जोड़ों में भी दर्द होना हो जाए शुरू हो जाएगा। कई कुछ ऐसे हो जाता है, कई आदमी एकदम कसरत करते हैं और 3 दिन बेड से नहीं हिला जाता। तो ऐसा काम भी नहीं करना है। इसीलिए उन्होंने हर एक चीज में कहा है कि धीरे धीरे उसको बढ़ाओ, और जब आपका बॉडी यूज टू हो जाए तभी आप पूर्ण करो। और व्यायाम के बारे में बोला है कि जब आप व्यायाम कर रहे हैं, आपके आर्मपिट्स में पसीना आ गया, इसका मतलब अर्ध शक्ति व्यायाम बोलते हैं। उससे ज्यादा नहीं करना है, उस वक्त बंद कर दो और आराम करो। तो इसीलिए उन्होंने हर एक चीज के लिए आपको अपने शरीर का ध्यान रखने के लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। मतलब ऐसे भी नहीं बिल्कुल इसी के बारे में ही सोचता रहना है, लेकिन आपको महसूस होगा जब शरीर जैसे आपको कह रहा है उसका वैसे ही आपको कहा मानना चाहिए, और वैसे ही आपको व्यवहार करना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने अब शरीर को कैसे इन 3 दोषों से मुक्त करने के लिए, और भी जो आपको रोग होते हैं उसके लिए उन्होंने पंचकर्म का विधान बनाया है। तो अब मैं पंचकर्म को डिस्कस करूंगा।
तो उसमें सबसे जो पहला है वो वमन का है। वमन जो है वो हृदय से ऊपर ये फेफड़ों वाले एरिया में ज्यादा काम करता है। यह प्रमुख शोधन प्रक्रिया है जिसमें औषधियों द्वारा जानबूझकर उल्टी कराकर शरीर के ऊपरी भाग अमाशय से लेकर बड़े हुए कफ दोष और विषैले पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। यह मुख्य रूप से अस्थमा, एलर्जी, साइनस, पुरानी सर्दी जैसी कफजन्य बीमारियों के इलाज में बेहद कारगर है। बढ़े हुए कफ को कम करके मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है। जो कफ है, वैसे तो हमारे आमाशय में कफ होती है क्योंकि हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जब खाना खाते हैं तो उसको थोड़ा वो स्लाइमी भी बनाए। लेकिन अगर कफ ज्यादा बढ़ जाए तो अग्नि को शांत कर देता है, तो आपको भूख नहीं लगेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि जो कफ प्रकृति वाले हैं उनको खाना भी बड़ी देर से हजम होता है, 8-8 घंटे लग जाते हैं। जबकि जो पित्त प्रकृति वाला है उसकी अग्नि बहुत ठीक होती है, उसको 3 घंटे में ही खाना हजम हो जाता है। और जो वात प्रकृति वाला है उसको कभी बहुत जोर से भूख लगती है, कभी लगती ही नहीं है। तो उसकी विषम अग्नि होती है। तो इन सब को भी अपने अपने दोष के मुताबिक आपने अपना ध्यान रखना है। और अगर भूख नहीं लगी है तो नहीं खाना है। आयुर्वेद का निर्देश यही है, भूख जब भूख लगी है तभी खाओ। तो ये इससे मुख्यतः जो है वमन से कफ का निर्हरण होता है। तो ये कफ को निकाल देता है और आपके शरीर में समता आ जाती है। अब दूसरा है वो विरेचन है। तो इससे पित्त का निर्हरण होता है। ये एक तरह की डिटॉक्स थेरेपी है। इसमें रेचक औषधियों द्वारा शरीर में टॉक्सिन्स और अतिरिक्त पित्त दोष के मल मार्ग के जरिए बाहर निकाला जाता है। अब जब पित्त दोष ज्यादा भी बढ़ जाता है तब भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये विरेचन किया जाता है। और विरेचन औषधि ऐसी होती है कि जो मल मार्ग मल द्वार है उससे सारा कुछ आपको निकल जाता है। 3-4 आपको जुलाब आते हैं कई बार। लेकिन ये जितने भी सारी चीजें हैं ये आपने किसी आयुर्वेद डॉक्टर की निरीक्षण के अंडर करनी है। अपने आप करेंगे तो गड़बड़ होने का चांस है, क्योंकि लोग कई चीजें गलत भी कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है आपको उन्होंने कैसा द्रव्य विरेचन के लिए देना है, तो आपको नहीं पता है। हाँ, अगर कोई छोटी मोटी बात है, किसी को प्रॉब्लम है, तो रिंड का तेल बोलते हैं आप ले लो। मतलब उससे आपका मृदु विरेचन हो जाएगा और आपका पेट भी साफ हो जाएगा। लेकिन जो मेन जो अगर पंचकर्म है वो आपको पंचकर्म सेंटर में ही जाके कराना चाहिए, खुद नहीं करना चाहिए। तो इससे ये है कि ये पेट के विकारों, त्वचा रोगों, पाचन की समस्या को और लिवर की शुद्धि करता है। अब उसके बाद में आती है बस्ती क्रिया। बस्ती का उससे बाजू का निर्हरण होता है। तो बस्ती, इसमें आपके गुदा द्वार से आपको औषधीय तेल, काढ़ा या घी डालकर वात दोष को संतुलित किया जाता है और विष युक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ये वात रोगों, कब्ज, दर्द और रीढ़ की समस्याओं के लिए सबसे प्रभावी उपचार है। अब जितने भी हैं आप देखेंगे ऊपर सभी में विष 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 कहा गया है। विष एक्चुअली है क्या? विष है हमारे में आम दोष पैदा हुआ हुआ। आम दोष क्या है? जो आयुर्वेद का आम है, आम का मतलब है अनडाइजेस्टेड फूड। और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो तब पैदा होता है, आपकी डाइजेशन, आपने अभी खाना खाया और वो हजम हो रहा है, अभी वो पूरा हजम नहीं हुआ, आपने और खा लिया, तो जो
पाचन तंत्र है उस खाने को साइड पे लगा देता है, नए को शुरू कर देता है। और जो दूसरा है वो हमारी इंटेस्टाइन में जाके, क्योंकि वो पका नहीं होता तो वो सड़ता है, और सड़ने से फिर सारी बीमारियां पैदा होती हैं। उसको आम कहते हैं। और अगर ये आम सारे शरीर में चला जाए तो हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आदमी की हालत बहुत खराब होती है। तो इसके लिए जब भी किसी को भी ये रूमेटाइड अर्थराइटिस होती है, मॉडर्न साइंस तो कहती है कि इम्यून सिस्टम जो है वो अगेंस्ट वर्क करने लग गया है, लेकिन आयुर्वेद कहता है नहीं, आम को आपने निकालना है। तो उसके लिए पहले उससे उपवास कराते हैं, उसकी ऐसे ही वमन विरेचन सारा कुछ किया जाता है, लेकिन वो बड़ी सावधानी से करना होता है। अगर आपने वो गलत कर लिया तो आपका और भी प्रॉब्लम होने का गड़बड़ रहती है। और चौथा है नस्य। नस्य पहले भी बताया था, वो आपके अपने लिए है, उंगली से थोड़ा नोस्ट्रिल्स में तेल लगा लेना या दो दो बूंद डाल लेना। तो क्योंकि इसको, ये जो कॉलर के ऊपर जितनी भी, ये जो कॉलर बोन है जिस इसके ऊपर जितनी भी बीमारियां हैं उसको नस्य ठीक करता है। लेकिन जो पंचकर्म में है उसमें औषधीय तेल, घी या किसी चूर्ण को नाक के छिद्रों में डाल के पहुंचाया जाता है। तो इसका फायदा क्या होता है? ये सिर, श्वास यंत्र, मानसिक विकार, साइनस, सिर दर्द को ठीक करता है। ये दृष्टि, कान, नाक और गले की समस्याओं को दूर करके इंद्रियों को मजबूत करता है। और ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी इम्प्रूव करता है। उसमें टेंशन, चिंता, अनिद्रा और अन्य मानसिक विकारों को राहत दिखाता है। बालों का झड़ना, और एक आयुर्वेद में टर्म है हलित्य पलित्य। हलित्य का मतलब होता है जल्दी सफेद होना और झड़ना, और पालित्य का मतलब होता है जल्दी सफेद होना। वो भी उसको लंबा कर देता है। देर से आपके बाल गिरते हैं और देर से ही आपके जो बाल सफेद होते हैं। अब पांचवा है, उसको रक्त मोशन कहते हैं। तो दैट इज लेटिंग आउट ब्लड। तो ये, इससे दूषित रक्त को बाहर निकाला जाता है। और इसकी मुख्य चिकित्सा जो है, जो हमारे शास्त्र में लिखी है, एक तो जलोय का, जिसको हम लीच थेरेपी कहते हैं। किसी के जॉइंट में पेन हो रहा है, वहां पर वो लीच लगा लेते हैं। वो लीच जो है आपका खून चूस लेती है, और आपका दर्द जो है वो गंदा खून चूसती है। और जो उन डॉक्टरों को ही पता है उसको कब हटाना है, क्या करना है वो। अ, और लीच भी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, उसको खुद कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसका भी एक विधान है उनका। दूसरी है कपिंग थेरेपी। आपके जहां दर्द हो रहा होता है वहां कपिंग ऐसे कर देते हैं, तो वो वहां पर आपके उस लोकल एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है। या फिर आपको नीडल से प्रिक करके थोड़ा सा ब्लड निकाला जाता है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 40 मिलीमीटर तक, मिलीलीटर तक निकालते हैं, 10 से 40 सीसी तक। तो इससे जो है वो आपकी शुद्धता जो है ब्लड में वो कम हो जाती है। और इसका फायदा क्या होता है कि आपको स्किन रोग, सूजन, क्रोनिक पेन जैसे गठिया, जोड़ों का दर्द, वेरिकोस वेन्स, ये सब बीमारियां आपकी शमन होनी शुरू हो जाती हैं। और आपके जो भी सर्कुलेशन वगैरह, ब्लड सर्कुलेशन है और जो इश्यूज हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। तो ये सभी क्रियाएं जो हैं एक विशेषज्ञ आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही करानी चाहिए। ये उन्होंने पहली वार्निंग दी है। और दूसरी वार्निंग जो दी है वो विरेचन के लिए दी है, कि विरेचन हर एक पर्सन के लिए सही नहीं है। उसमें गर्भवती महिला, छोटे बच्चों और बुजुर्गों, बुजुर्गों का मतलब 70+, इनको और जो लोग बहुत कमजोर हैं और गंभीर रोगी हैं, उनका विरेचन नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ आज का जो जो था
ये लेक्चर वो पूर्ण होता है। तो अब आप लोग अपनी रिएक्शन दे सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भीम जी। आज तो आपने पूरा, लगता है, आयुर्वेद का जो विज्ञान है उसको बताया है। और आपने सही कहा था कि थोड़ा सा ये समझ से कई बार परे हो जाता है एक आम आदमी के, जो हम पहली बार सुनते हैं। और इसका आपने जैसे बार बार इसको दोहराया है कि ये किसी जो एक्सपर्ट की देख रेख के अंदर ही ये जो उपचार हैं जो आपने बताए हैं, जो क्रियाएं हैं, वो उसके सुपरविजन के अंडर ही होनी चाहिए। अपने आप से इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल सही है ये। और इसीलिए आजकल मैंने देखा है कि इंडिया में इतने सेंटर खुल गए हैं जो 2-3 हफ्ते का कोर्स प्रोवाइड करते हैं। और एक बार एक मैंने भी अटेंड किया था, वो उसमें भी ये पंचकर्म की क्रियाएं वगैरह कराई जाती हैं। पर वो जो है कि किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही और उसके अंदर ही होनी चाहिए। अपने आप से आप ये कर भी नहीं सकते, और बड़ा डिफ़िकल्ट भी है। तो और ये जो है कि बड़े सिद्ध जो है कि मेथड्स हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए। इनफैक्ट आपका पूरा जो एक शरीर का जो रोग है, आप निरोग हो जाते हैं अगर आपने वो पूरा सेशन जो कर लेते हैं। अब उसका कितने दिन तक असर रहता है वो डिपेंड करता है कि अगेन कि आप उनकी जो वो है कि उसको आप फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। पर मैंने देखा है कि वो नॉर्मली फॉलो होता नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो पर कुछ टाइम तक अगर आप इसको रेगुलरली कराएं, जैसे आजकल साल में एक बार या 2 साल में एक बार लोग जाते हैं, तो उसका असर अवश्य पड़ता है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भीम जी। आपने बहुत ही इसको सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। और मेरे ख्याल में जो है कि बस उसमें चक्कर सबसे बड़ा यही होता है कि कई बार आदमी को खुद नहीं नहीं पता चलता कि उसमें कौन सा दोष है, वात है या पित्त दोष है, कफ दोष है। तो इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह जो है कि लेनी ही पड़ती है। तो इसके साथ ही मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा अपने देवेंद्र जी से कि वो अगर उनके कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रकाश डालें इसके ऊपर और अधिक। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिज जी। भीम जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। काफी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है, इसको अपनाना भी मुश्किल है। एक बात तो मन में आती है, जैसे ये कफ के बारे में बता रहे हैं, तो ये कफ तो भीम से पूछ, जिम जी बताइए कि बढ़ता क्यों है, माने क्या कारण है, क्या प्रिवेंटिव मेजर लेने चाहिए कि कफ जो कहते हैं जिसके कारण बॉडी में अनबैलेंस हो जाता है, तो इसके क्या बेसिक कारण क्या हो सकते हैं? इसमें ये होता है जी कि एक तो आप में पहले तो वो यही मानते हैं कि आप में इनहेरिटेंस हो सकती है। अगर आपके फैमिली में आपके माता पिता, मोस्टली माता पिता से नहीं आता है, नानकों से आ जाता है, दादकों से आ जाता है, पता नहीं कौन आदमी था जिसको ये बीमारी थी, तो उसकी वजह से उसका आप में एक तरह का इनहेरिटेंस एक तो ये है। लेकिन उसके अलावा अगर आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां हवा शुद्ध नहीं है, तो उसका लंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर पोल्यूशन है बहुत ज्यादा, तो पोल्यूशन की वजह से आपके ज्यादा जो है इफेक्ट वो लंग्स पे पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप ज्यादा से मात्रा से ज्यादा घी खाते हैं, ज्यादा दिन में सोने से भी आपको कफ बढ़ेगी, क्योंकि सोने का और कफ का आपस में रिलेशनशिप है। कि अगर आप दिन में सोएंगे तो आपको मोटापा आएगा, और मोटापा आने से आपके शरीर में कफ बढ़ेगी, और कफ का जो स्थान है वो लंग्स ही है। तो इसलिए ऐसे आदमी को जिसको ये आदत है कि दिन में सोने की, उसको अगर सोना ही है तो वो बैठ के सोए। जैसे तो टेलीविजन टेलीविजन लगा लिया, उसमें ऊँग ले लो, उसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन अगर आपने जम के लिया ना 1 घंटा, फिर वो अपना असर दिखाता है। तो उसका एक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कफ की शिकायत है यहाँ, तो थोड़ा आपको गर्म, उसका अब उसका अपोजिट क्या है, कफ ठंडा होता है, तो आप थोड़ी गर्म चीजें खाएं। जैसे खाना आपने ठंडा नहीं खाना है,
यानी कि समोसा भी खाने लगे हैं तो समोसा गर्म होना चाहिए, फ्रिज से निकाल के नहीं खाना है। कफ वाले के लिए तो फ्रिज की कोई भी चीज ठीक नहीं है। ओ, सब, हाँ, उसको तो हर एक चीज कोसी करके, गर्म करके भी नहीं, कोसी करके खानी है कफ वाले को। गर्म भी उसके लिए ज्यादा ठीक नहीं है, कोसा खाओ। कोसा ही पानी भी मतलब, पानी भी गर्म पियो, हाँ, वाटर पानी भी कोसा, मतलब कोसा 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 पियो, कोसा पानी ज्यादा पियो। गर्म नहीं पीना है। गुस्सा करके मतलब। ल्यूक वार्म, ल्यूक वार्म उसके लिए ज्यादा अच्छा है। और उसमें कफ वाले को बस एक ही उन्होंने बोला हुआ है कि इसको दिन में नहीं सोना है। अगर दिन में सोएगा तो प्रॉब्लम होगी। वेरी नाइस। और दूसरी बात ये है कि जैसे गैस फॉर्मेशन होती है बहुत लोगों को, जैसे ना डकार आते हैं खाना खाने के बाद कंटिन्यूसली जी जी। आते हैं, तो इसकी क्या अनबैलेंस होती है शरीर के अंदर में आयुर्वेदिक के हिसाब से, तो इसको उसके प्रिवेंशन क्या? मतलब आपने भारी भोजन खाया, उसका मतलब है आपने भारी भोजन खा लिया, मटर पनीर दबा के खाया। अब हम्म, मटर पनीर खाया है तो उसको हजम करने में भी टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा, ये जो आप आज बात कर रहे हैं, ये पिछले हफ्ते मेरी फैमिली में ही हुई है। मेरे ब्रदर इन लॉ जो सुनते थे ना, जो आप गीता ज्ञान में, उसको हो गया, उसने मटर पनीर खा लिया। ओ भीमसेन जी, मेरे को वो हो रहा है, क्या नाम गैस फॉर्मेशन तो डकार आते हैं। खाना ऊपर आ रहा है। तो मैंने कहा यार आप ऐसे करो, एक तो रामदेव का गैस हरण चूर्ण लो, और दूसरी बात ये है खाना कुछ नहीं है आज। और तीसरी बात ये देखिए, अब ये जो मैं बात बताने वाला हूं, ये खास बात है। हम्म, आयुर्वेद कहता है ठंडा पानी पियो। अच्छा, ठंडे का मतलब फ्रिज का नहीं, टैप वाटर। नॉर्मल, एक्चुअली नॉर्मल। जो हमारी इंडिया की भाषा में घड़े का पानी पियो। उसको भी आपने 3 घूंट पीना है, और मैंने देखा 3 घूंट का मतलब 100 ml होता है, मोस्टली आधा कप। तो मैंने उनको बोला कि जी आप अभी पहले ये चूर्ण ले लो, फिर उसके आधे घंटे बाद 3 घूंट ही आपने पानी पीना है, और फिर 3 घंटे बाद फिर 3 घूंट पानी पीना है। और मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया कि जब तक ये मेंटेन ना करे कि मेरे को भूख लगी है, इसको खाने को नहीं देना। वो ठीक हो गया। वेरी लेकिन गुड। ये उपचार आपने तब करने हैं, ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको और कोई प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर की ही सलाह लेनी है। फिर अपने आप नहीं डॉक्टर बन जाना, नहीं तो और भी पंगा पड़ जाएगा। फिर बोलेंगे कि जी आपने तो ऐसे बोला था कि आप 3 घूंट पानी पी लो। वो 3 घूंट तो ठीक कर देगा कुछ, लेकिन अगर उससे आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, जहां आपको कोई और खांसी ऐसे जबरदस्त आ रही है, तो फिर सलाह ले लेनी ठीक है। और एक लोग बहुत गलतियां करते हैं। अभी उसको मतलब मैं उसकी दूसरी एग्जांपल देता हूँ। आपने जो ये समस्या बताई है, उसमें बोले एंटासिड ले लो। एंटासिड जो है उसको सप्रेस कर देता है, और गड़बड़ और बढ़ जाती है। उसका यही है, आयुर्वेद में एक उन्होंने एक बहुत उत्तम सिद्धांत बताया है, बीमार हो जाओ, उपवास करना शुरू कर दो, बॉडी अपने आप ही सेट होना शुरू हो जाता है। लेकिन उपवास का भी उन्होंने बताया कि इतना लंबा नहीं करना है कि महात्मा गांधी की तरह 40 दिन का करो, और फिर बाद में मतलब उस दिन का ही आप एक टाइम का खाना बंद कर दो। मतलब ये है, उससे आपका बॉडी का बैलेंस हो जाएगा, और फिर आप आगे जो भी करना चाहें कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली जो उपवास की आपने बात की है, उपवास बहुत ही अच्छा है, कम से कम हफ्ते में एक बार। जैसे मैं ट्यूसडे का फास्ट करता था तो सिस्टम बैलेंस हो जाता है, आगे पीछे करता है, और कोई किसी किस्म की अनबैलेंस नहीं होकर आपका शरीर ठीक रहता है। तो बिल्कुल चाहे ठीक है। हाफ डे का करो, कुछ करो, जब वन टाइम जैसे रात के टाइम में जो डिनर है वो बंद कर दो, नहीं खाओ, जब दूध का कप ले लो या कुछ ऐसा कर लो, तो सिस्टम वाइज अगर करने से इन बीमारियों से काफी बचा जा सकता है। जैसे नॉर्मली कहा गया है कि सुबह उठते हुए, जैसे तो आपने तो ना 6 से 10 बजे के बीच में कुछ नहीं खाना है, तो मॉर्निंग में वार्म वाटर के अंदर में 1 चम्मच हनी और आधा लेमन डाल के भी आप पिए तो सिस्टम के अंदर में काफी उसका फायदा होता है। तो ठीक है आपकी एनीवे बात मैंने वो। बातें तो, मैं नॉर्मली काफी सालों से ये सिस्टम जो है ना
ल्यूक वार्म वाटर सुबह लेके इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। यानी गैस की फॉर्मेशन तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ओवर ईटिंग कर लें, जब मटर, खासकर ये मटर, इसमें नाइट्रोजन जब कुछ होती है, मटर वाली मटर सब्जी खाने से मटर ही गैस मटर जो ज्यादा है, होता है। मटर चने, ये ज्यादा गैस पैदा करते हैं। और इनकी मात्रा, और नट्स भी जो है, वो आयुर्वेद में तो बोल रहा है कि आप 3 से 9 बादाम खाओ। अब मैं रोज बादाम खाता हूँ, 5 भिगो के सुबह उसको खाता हूँ, बड़ी देर से खा रहा हूँ। वेरी तो गुड। लेकिन अब मुट्ठी भर के खाओगे, तो फिर मुट्ठी भर के काजू खाओ। इंडिया में तो वो उसको, वो क्या नाम है, घी में छौंक कर फिर उसके ऊपर मसाले मसूले डाल के ऐसे खाते हैं कि पता, और खाने के वक्त भी फिर ऐसे टूट के पड़ते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो मतलब बात ये ये जो है है ना कि क्रिया, यही हम्म, सारी बीमारियों का कारण है। बात ऐसी है ना, ये टेस्ट, जीभ का जो टेस्ट है, इसमें तली मिली चीज खाओ, पकौड़े खा लो जी, आज छुट्टी का दिन है, सैटरडे है, इसमें जरा बढ़िया बढ़िया से पकौड़े बनाओ, हर किस्म के बनाओ और उसको खाओ, जरा थोक में खाओ, तो बीमार तो होना ही होना है। बहुत अच्छा लगा वैसे, देर मैनी थिंग्स, काफी आपने गाइड किया है लाइफ को करने के लिए, कुछ भी अगर हम प्रिवेंशन करें, कुछ करें, तो शरीर नॉर्मल रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीर जी, सो नाइस। मुझे एक बात ब्रिज का जी बहुत देवेंद्र जी अफसोस है अपने ऊपर भी, कि ये बातें हाँ, हमें बचपन में कहीं ना ही किसी स्कूल में पढ़ाई गई हैं, ना फैमिली में जो जितना माँ बाप को पता था वो करते थे, अपनी एहतियात लेते थे। लेकिन ये बातें मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन करिकुलम में भी होनी चाहिए, कि बच्चों को थोड़ा इसके बारे में ज्ञान देना चाहिए। यार तुम ऐसे खाओगे, ऐसे रहोगे, तो आपका आगे भविष्य भी ठीक रहेगा, बीमारियां कम होंगी। तो अब वो उनको वो जिम में धकते रहते हैं, वो जाके कभी डोले बनाने में लगे हुए हैं, कभी डंड मार रहे हैं। वो भी ऐसा निजमत वे से हो रहा है कि पता नहीं है बस। ये तो प्राइमरी प्राइमरी क्लास में ही हो जाना चाहिए, फिफ्थ बिल्कुल फिफ्थ बिल्कुल। क्लास के बच्चों के अंदर में ये होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि क्या खाने से क्या होता है, अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज के साथ खान पान इज मोर इम्पोर्टेंट देन भी आप करते हो। तो एनीवे मैंने ये हो सकता है और जरूर करना चाहिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनको लगा दें, अच्छा कर दें। हम भी जैसे योग करते हैं, योग के अंदर में भी लोगों को समझाते हैं कि कम से कम दिन के अंदर में 10-15 मिनट डीप ब्रीदिंग तो जरूर करना चाहिए। जो ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर में बैलेंस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और डीप ब्रीदिंग से बहुत ही फायदा होता है। जल्दी जल्दी सांस लेना, जैसे आप कहते हैं दिल्ली के अंदर में तो पोल्यूशन भी बहुत है, जो पोल्यूशन में रहते हुए जो यू नो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम को अनबैलेंस करता है, तो उससे अच्छा है किसी पार्क में जाकर, दूर जाकर, पेड़ों के नीचे डीप ब्रीदिंग करके थोड़ा सा बॉडी के अंदर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरेट हो जाए, तो स्वस्थ रहा जा सकता है। एनीवे बहुत अच्छा ब्रिज, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क। होता है और भी बातें करने की हैं, भीम जी आप बहुत मेहनत करके ज्ञान डाल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो थैंक मच। यू जी। धन्यवाद जी देवेंद्र जी। आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं और खुद भी अपना जो एक्सपीरियंस है और कुछ सुझाव दिए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो ठीक मैं है। अभी राजेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके कुछ प्रश्न हो, कुछ क्लैरिफिकेशन हो, वो हाँ भीम जी, जी डेफिनेटली अवेलेबल हैं। अभीम जी हाँ जी। एंड ब्रिज जी, दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अभीम जी आपने बोला जो अनडाइजेस्टेड फूड है, आप तकरीबन कहते हैं कि आजकल कि एवरी 2 आवर्स यू ईट, सो इज इट बिकॉज ये है मान्यता है कि इट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर एंड हैव टू डाइजेस्ट द फूड दैट यू हैव, कि उसको पचने दो, जब वो ट्रांसफर हो जाता है इंटेस्टिन्स में, देन यू ईट सम मोर। पर आम क्या होता है, तकरीबन उससे पहले अगर ब्रेकफास्ट किया है तो मिड मॉर्निंग में थोड़ा सा और कुछ खाया जाता है। ये तकरीबन प्रॉब्लम रहती है कि अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी में तकरीबन कैरी ऑन होते ही रहता है। एनीवे ये दिस इज सही जस्ट बात है, और इसीलिए आयुर्वेद में कहा है कि मिनिमम टाइम, जो जिसकी डाइजेशन बिल्कुल सम है, उसको मिनिमम टाइम 3 to 4 आवर्स लगेगा, और नहीं तो 6 घंटे का गैप देना चाहिए। उन्होंने तो 2 बार ही खाना लिखा है वैसे।
एक दोपहर को खा लो 11-12 के बीच में, और एक 6 बजे खा लो, जैनी जैसे खाते हैं। और कहते हैं बस उसके बाद में, और रात को दूध पी लो, सो जाओ। वो जितनी आपके शरीर में वो टॉक्सिन्स पैदा हुई हैं, दूध का काम ये है कि वो सब टॉक्सिन्स को निकाल देता है, और नींद अच्छी आती है आपकी। दूध एक टॉनिक भी है। वो आपकी आयु, गैस स्थापन उसको बोलते हैं, कि आपकी उम्र को लंबी करता है। आयुर्वेद ये नहीं कहता है कि जी वो फलाना ग्रह आ गया तो आप चित्त हो जाएंगे। वो कहता नहीं, वो इस झगड़े में पड़ता ही नहीं है। वो कहता है बंधु लोगों, ठीक तरह से खाओ पियो और आराम करो, सोवो, तो आपकी उम्र लंबी होगी। और ये चीजें हैं जो उम्र को लंबी करती हैं। वैसे आज का सारा जो है, लाइक एवरी टाइम आपने बहुत मेहनत करके ये पॉइंट्स दिए हैं। एंड आई विश, जैसे आपने बोला कि इट वाज फ्यू इयर्स बैक, बचपन से ही सिखाते, तो आजकल तो ये है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर भी मिलने मुश्किल है। खासकर हम जहाँ कनाडा में रहते हैं, कि वो भी ऑनलाइन ही मिलेगा अगर मिलेंगे तो। But anyway, it was या really enjoyed नहीं, your talks. मॉडर्न मॉडर्न मेडिसिन तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है। Yeah. मॉडर्न में कहते हैं जी आप जो मर्जी खाओ, आप उनसे पूछो क्या परहेज करना है, बहुत जो मर्जी खाओ आप, सब ठीक है। Yeah, क्योंकि उसने exactly. आपको ऐसी दवाई दे दी है जो सब तरह से रगड़ा लगाएगी, तो आपको मतलब उसको तो फायदा ही फायदा है। एक और दवाई देगा, फिर वो रगड़ा लगाएगी। तो Yeah. हमारे तो ये है कि इन्होंने तो मात्रा पे बहुत ध्यान दिया हुआ है, काल पे, समय पे, उस पे ध्यान दिया हुआ है। कौन से स्थान पे हैं आप, ठंडी जगह पे हैं या गर्म जगह पे हैं। अब मुझे याद है, हम इंडस्ट्रियल टूर पे आए हुए थे और चंडीगढ़ से, तो तब उन्होंने बोला कि चलो जी वो मसूरी देख के आते हैं। तो हम आधे स्टूडेंट तो वो बस से गए, तो आपका सामान भी बस में चला गया, उनकी जिम्मेवारी लगा दी कि अब आप सामान वगैरह का ध्यान रखेंगे। और कुछ ने बोला कि जी हम पैदल जाएंगे। तो मुझे याद है हम 2 लोग थे, हम पैदल चले। तो उसमें एक पहाड़िया हमें रास्ते में मिल गया। तो उसको बोला, उसने देहरादून में उसने खीरा खरीदा था बहुत बड़ा। तो जब हम वहाँ, बारलोगंज एक जगह आती है, वो मसूरी का वहाँ स्कूल भी है। तो वहां उसने एक टूटी के पास आके कहने लगा, बाबूजी आप भी ये खीरा खाओ और पानी पीते हैं और खीरा खाते हैं। मैंने कहा यार इससे तो हैजा हो जाता है। कहता है नहीं जी वो नीचे होता, अब यहाँ नहीं होगा, आप खा के देख लो। हमने खाया, कुछ नहीं हुआ। अब मैं जब यहाँ हॉलैंड में भी आया था, तो पहले हमारे तो ये था ना कि खीरे के साथ पानी नहीं लेना है। और यहाँ तो सब पानी पीते हैं, कुछ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसका टेम्परेचर से कनेक्शन है। और यहाँ के जो खीरे होते हैं वो तो वैसे ही नहीं कड़वे होते हैं। आपने तो उसके ऊपर पहले नमक लगा, खीरा सिर से काट कर मलियत नमक लगाए, तो वो वाली बात होती है। तो हर एक जगह का ये जो है आयुर्वेद ने बार बार कहा है कि आप किस जगह पे हैं, उस जगह के मुताबिक आपने वहां का खान पान करना है। Thank you, sir. Thank you very much. हाँ, अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था भीम जी, जस्ट एक डाउट मेरे मन में भी आ रहा था कि जी जैसे अभी यहाँ पर केरलाइट आयुर्वेदिक सिस्टम है, पतंजलि वालों का है, एक जीवा भी वगैरह है, तो सबका अपना अपना अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग दवाइयाँ हैं, वो आपस में एक दूसरे से कभी मेल नहीं खाती हैं। तो इसका क्या कारण है, वाई इन आयुर्वेदिक देर इज नो, आई मीन, पर्टिकुलर वे ऑफ मेडिसिन फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वो हर एक का सिस्टम अपना अलग है, उनकी अपनी अलग दवाई पेटेंटेड, अलग मिक्सचर बना कर देते हैं, उसमें अलग तरह के हर्ब्स डले होंगे। वो तो कुछ तो पैसे कमाने का भी तरीका है उसमें, क्योंकि अगर वो सेम ही होगी तो फिर आप दूसरी जगह से ले लेंगे। उन्होंने थोड़ा इंग्रेडिएंट तो चेंज करना ही करना है। तो वैसे आयुर्वेद में एक बाकी ये है कि आपकी जो शरीर की प्रकृति है ना, हर एक पुरुष नारी की, सबकी अलग अलग है। वो सेम नहीं हो सकती है। लेकिन वो फिर अब इन्होंने लॉ ऑफ एवरेजेस निकाला हुआ है कि बस ये करते जाओ और ये बताते जाओ कि वो तो आपके जीवा का डॉक्टर चौहान है, वो उसको टेलीविजन के दिखाते हैं कि जी दुनिया का सबसे मशहूर डॉक्टर है। अब हमने तो जहाँ कभी देखा नहीं है, तो हम
तो वो सबका अपना अपना ये बिजनेस। आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत वार्निंग दी हुई है। उसमें उन्होंने वैद्य के गुण बताए हुए हैं, और उन्होंने ये भी बताया हुआ है इसका मतलब उस जमाने में भी ऐसा होता था। हाँ। मतलब ये बुक आज की थोड़े लिखी हुई है, ये तो सदियों पुरानी है। तो उसमें भी जो अच्छे वैद्य थे, उनको काउंटर करने वाले जो नकली वैद्य, वो भी किसी को एक चीज का आता था समाधान करना, वो फिर डींगे मारता था कि मैं ऐसे कर देता हूँ, वो कहता है इसको तो कुछ भी नहीं पता है, मतलब वो ऐसे प्रूव करता था। तो इसके बारे में एक आपने अजमल खान का नाम तो सुना हुआ है ना। अजमल खान रोड है? अजमल खान लाहौर में प्रैक्टिस करता था। उसके पास एक मरीज आया, उसने उसको 3 साल ट्रीट किया, और उसके ऊपर ये तुमने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो सब कुछ कर चुका, तो वो ठीक नहीं हुआ। तो उसने जब लास्ट टाइम उसको देखा आया, उसको बोला कि देख भाई, अब तू, बस मैंने जितना करना था, ये नहीं कहा कि तू ठीक नहीं हो सकता, मैंने जो करना था कर दिया, अब तू आज से मेरे पास आना भी नहीं है, और जो तुम्हारे दिल में आता है खाओ, अब जो तुमने मिस किया है। और ये सही स्टोरी है। वो आदमी वहां से गया, लाहौर में था वो, गांव में कहीं रहता होगा, रास्ते में आया तो गन्नों का खेत था, उसने एक गन्ना उखाड़ा और उसको चूसना शुरू कर दिया। वो जैसे जैसे चूसता जा रहा है, उस आगे से बेटर होता जा रहा है। तो हफ्ते के बाद वो उसके दुकान के आगे से निकला, तो उसने देखा कि इसके ऊपर तो बड़ी चेहरे पे रौनक आई हुई है, कमाल होगी। तो उसने उसको बुलाया कि भाई बात सुन, तो तुम ठीक हो? कहता हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहता कैसे ठीक हुआ? कहता जी आपने कहा था जो मर्जी खाओ जो मर्जी पियो। तो कहता क्या खाया पिया था? कहता जी महाराज मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं जैसे ही जहां गया तो एक खेत था, उसमें गन्ने लगे थे, तो उसमें मैंने गन्ना उखाड़ा, और जैसे ही उसको चूसता गया मैं ठीक होता गया। तो कहता मुझे लेके चल। वहां गया, उसमें खुद देखा कि उसके गन्ने के नीचे सांप मरा हुआ था, ओह। और वो सांप की जहर ने उसको ठीक करना था। वो कहता मैं जहर तुम्हें दे नहीं सकता, ये तुम्हें नेचुरली रेमेडी मिल गई और तुम ठीक हो गए। तो इसमें ये भी है। तो आप, मतलब कई बार छोटी सी चीज से आदमी का हो जाता है, और आदमी बहुत कॉम्प्लिकेट सोचता रहता है। चलिए, थैंक यू जी फॉर क्लैरिफिकेशन। और रमेश जी, आप अपने कुछ सवाल, कुछ क्लैरिफिकेशन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। मेरे को थोड़ा गला खराब है, so I'll be sounding slightly different, but I can still talk. But Bhim ji, thank you very much. बहुत enjoy किया. A lot of things you said, they make you think about the changes in your life. Uh, if you think about what you could eat when you were a child versus now, and in the all stages of life, everything changes. So now, at least I know I cannot eat as much as I used to, and eating in moderation is always good. In fact, आपने कई पॉइंट बताए जो कि हम ऑब्जर्व भी करते हैं, जैसे हमारे घरों में लेकिन फास्टिंग का एक था। मेरे मदर फास्ट रखते थे once a week, sometimes twice a week, and I used to fast too, once a week, but I stopped doing that. But I did that for a while. I think उसमें कॉन्सेप्ट जो आपने बताया ना खाने का, कि जैसे आदमी जब आप बच्चे होते हैं तो आपको जब भूख नहीं है उसका आप खाना बंद कर देते हैं, लेकिन जब आप बड़े होते होते जाते हैं तो वो टेस्ट के कारण you keep eating even though your body doesn't need the food. So I think a lot of these changes come in your body towards the later stage of life, when body starts to tell you, okay, you have had enough. And even जो आपने techniques का बताया, I remember when I was in Bhilai, तो I was having severe constipation, and डॉक्टर बोलता colitis है तुमको. And so मेरा एक बॉस था जिसका वो ना काफ़ी योगा आयुर्वेद में काफ़ी विश्वास रखता था.
So he had me go through a technique. I think it's called dhati, Shankara धोती Prak. धोती हाँ। हाँ. I'm telling you, I could not believe how much difference it made. He had me go through one session. I was scared to death. उसमें क्या करते हैं? वो पट्टी खाते हैं हाँ। नहीं नहीं, वो सॉल्ट वाटर ना, वो पी के और फिर योगा पास्चर, फिर पियो। वो इतना पानी पीता है, यू कैन नॉट बिलीव कितना पानी पीना पड़ता है। उसके बाद आपका जो स्टमक है कंप्लीटली क्लियर हो जाता है। देन ही गिव मी घी आफ्टर दैट टू अगेन lubricate the यस intestine. I'm telling you that one, he was an expert in that, and उसमें you cannot go to anybody. But having experienced that, actually it cured my whole system. I never had to take any medication or anything. So I think there are a lot of things you say, it makes a lot of sense. And at this stage, I don't eat that much. Because इतनी भूख नहीं लगती, so I don't push myself, even sugars. So, sugar can actually cause inflammation in your body, my doctor said. And that's true. When I reduce the sugar, a lot of the joint pains are gone. So, कई चीज़ें ना आदमी को, जैसे आपने बहुत कुछ बताया, made me think a lot. यहाँ लोग कई चीज़ करते हैं कि 16 घंटे का उपवास रखो every day. So eat only in the 8-hour time window. So some people practice that. Some of those are hard to practice. I think हमारे जो मैं फॉलो करता हूँ कि eat in moderation and stay active. That's kind of what I try to do. I wish I could follow more of what you have advised. I'm very impressed with how much you know and have studied. Thank you. थैंक यू रमेश जी। और मुझे गीता का श्लोक याद आ गया आपकी बात सुनकर, कि वो है कि युक्ताहार विहारस्य, कि हम वो हर चीज़ में, आपके आहार में, आपके विहार में, आपके स्लीप के अंदर, वो एक जो है कि उसमें राइट राइट, हाँ, राइट राइट क्वालिटी अबाउट इन द, या उसमें होना होना चाहिए। तो वो भी श्लोक गीता में भी यही कहा गया है कि आपको अपने खान पान पर, अपने सोने की हैबिट पर, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, सबके अंदर आप में उसमें क्वांटिटी, उसकी जो मात्रा है वो वो बराबर, मतलब ठीक मात्रा में होना 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 चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट, जो बात रमेश जी ने कही है, और वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैसेज इन्होंने दिया आज। तो इसके बाद अभी प्रधान जी के पास जाने से पहले संजीव जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे, अपने विचार रखना चाहेंगे? संजीव जी सुन रहे हैं अगर? संजीव जी ने तो हाँ आज जी, हाँ जी, बहुत हाँ जी। बढ़िया हाँ जी, नहीं नहीं, इसका मैं यहीं पे, हाँ मैं जी, यहीं पे संजीव हूँ जी जी। ने तो आज आप, बहुत बढ़िया वो लिखा हुआ है इसके ऊपर आयुर्वेद का, आज तो उन्होंने अपने मैसेज में भी दिया हुआ है। तो हाँ हाँ, बोलिए संजीव जी। हाँ जी, वो, संजीव जी हाँ, बोलिए। मेरे पास वो मैसेज आया था जी कहीं से, तो वो मैंने शेयर किया था आपके साथ में। मैं वो दोबारा पढ़ता हूँ। मैंने उसमें लिखा था जी, आयुर्वेद स्पष्ट रूप में मानता है कि रोगों की उत्पत्ति अहितकर आहार, अव्यवस्थित विहार और प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से होती है। जब आहार ऋतु के अनुसार, पाचन शक्ति के अनुसार और शरीर की आवश्यकता के अनुसार होता है, तो दोष संतुलन में रहते हैं, जैसे कि अभी भीम जी ने भी बताया। जब विहार में समय पर निद्रा, उचित श्रम, संयमित इंद्रिय व्यवहार और मानसिक शांति होती है, तो शरीर स्वयं रोगों से रक्षा करता है, सेल्फ इम्यून सिस्टम चलता है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल रखता है, सूर्य के साथ जागता है, ऋतु के अनुसार भोजन बदलता है और जल वायु मिट्टी का समान सम्मान करता है, तो स्वास्थ्य स्थायी बनता है। इसलिए ये कहना पूर्णतः सही है, आहार विहार और प्रकृति को संजोने से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। मतलब हमें हर काम ऋतु के अनुसार ही करना चाहिए।
हाँ जी, ये बताया जिसमें तो मैंने बहुत बढ़िया लिखा है जी आपने, इसमें मैं पहले नहीं पढ़ा था और नहीं, अभी। ये आपको भेजा नहीं जी, सिर्फ भीम जी को ही भेजा था आज तो। अच्छा। नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। और मैंने अगले भीम जी जो, को इसलिए भेजा, मैं कहा चलो उनको आज के लेक्चर के कुछ थोड़ा सा इसमें से और मटेरियल मिल सकता है। हाँ जी, हाँ जी, तो आप चलिए। अपने विचार बताइए। आज कोई आपको कोई प्रश्न पूछना हो या कोई अरे शंका नहीं, हो। प्रश्न कोई नहीं पूछना जी, बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम, बहुत अच्छा रहा। चलिए जी, धन्यवाद संजीव जी। और वो आपने जो पोस्ट लिखा है वो अगर आप भेज देंगे हाँ, तो मैं बड़ा अच्छा। भेजूंगा जी। बहुत अच्छा लगा ये आपकी पोस्ट अभी सुनकर। मैं मैं भेजूंगा जी, हाँ भेजूंगा। जी, हाँ जी, थैंक यू जी। और जी राकेश जी, अभी प्रधान जी आ गए हैं तो अपना हाँ अनम्यूट जी, हाँ करके, जी। राकेश जी दर्शन दो जी। अपना अनम्यूट 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 कर लीजिए पहले। अनम्यूट कर लेना जी हाँ, पहले। राकेश जी, राकेश जी, अनम्यूट कर लो। अगर आप सुन पा रहे हैं तो हाँ हाँ। जी। हाँ हाँ जी, जी। हाँ हाँ जी जी। राकेश जी, हाँ जी। सबसे पहले तो सबको नमस्कार जी। और नमस्कार फिर जी। उसके बाद क्षमा याचना कि मैं आज लेट हो गया। तो और जो भीम जी से हमने जानना था या सुनना था वो मैं पूरा तो नहीं सुन सका, मतलब कुछ भी नहीं सुन सका। परंतु जो प्रश्न और प्रश्नावली से मुझे समझ लग रही है कि भीम जी एज यूजुअल बहुत अच्छा ही कहा होगा। तो भीम जी, मेरे दो मतलब हैं, मन में विचार आ रहे हैं, क्वेश्चन तो नहीं है पर विचार आ रहे हैं। एक तो ये विचार आ रहा है कि भी ये लगभग सभी लोगों को ये जो पाचन की समस्या है ज्यादातर लोगों को होती है, और मेरे को तो इतनी ज्यादा कि गैस बनी रहती है। उसकी वजह से पेट भी फूला रहता है, और मेरे को डॉक्टर बार बार यही कहता है क्योंकि आप शुगर की दवाई लेते हैं तो उस दवाई का जो साइड इफेक्ट है वो गैस बनने का है ही है। और वो गैस जो बनती है वो इस टाइप की बनती है कि वो ये जो आंतड़ियां हैं या जो भी है आपका सिस्टम, उसमें एंट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से पेट फूला फूला सा रहता है। इसका कोई आयुर्वेदिक इलाज हो अगर, या आयुर्वेदिक में इसकी कोई पद्धति हो तो मैं फॉलो करना चाहूंगा। एक बात बता दूं, ये जितनी भी हम एलोपैथी की दवाइयां लेते हैं, ये सारी ही पाचन क्रिया को अपसेट करती हैं। अब मैं भी ब्लड प्रेशर की लेता हूं, तो ये थोड़ा बहुत तो गड़बड़ करेगी, क्योंकि इसके लिए आप जितना मर्जी प्रयत्न कर लो, क्योंकि उसने अपना इफेक्ट दिखाना ही दिखाना है। बाकी ये है कि सबसे जो बढ़िया बात आयुर्वेद में कही हुई है कि अगर आपका पाचन अपसेट है, पर आपके केस में आपको आप ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप शुगर की बात कर रहे हैं, तो शुगर का बैलेंस रहना भी ठीक है। इसलिए आपको तो हम कह ही नहीं सकते कि आप उपवास करो, क्योंकि आपके लिए उपवास बिल्कुल ही ठीक नहीं है और आपने करना भी नहीं है। मना किया हुआ है जी, हाँ लॉजिकली मना बिल्कुल। किया हुआ हाँ बिल्कुल, आपने ये करना भी नहीं है। और दूसरी बात उसके अब दूसरा जो है कि आप थोड़ा बहुत ये है कि खाना खाने के मतलब पौना घंटा बाद आप थोड़ा सा पानी, आधा गिलास जरूर पिया करो। है। ठीक है जी। एक ही है उसमें मुझे नजर आता कि आपने आधा गिलास पानी पीना है, क्योंकि वो जो आपकी डाइजेशन, इसका मतलब पता क्या हुआ है कि जो आपको ये प्रॉब्लम आती है कि वो डाइजेशन रुक गई है उस वक्त, और उसको एक्टिवेट करने के लिए उस वक्त चाय नहीं पीनी है। उसमें कोसा पानी पी लो, जब अगर गर्मी है तो ठंडा पानी भी पी सकते हैं। वैसे घड़े का पानी पियो तो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो मतलब 2-3 घूंट पानी, 3 घूंट ही पीना है, 100 ml पियो। आप फिर देखना आपको कुछ फायदा होता है या नहीं होता है। मैं सिंपल इसमें ठीक सा है जी। है ये, मैं बहुत इसमें ही सिंपल है ये। थोड़ा सा अपना भी एक सुझाव देना चाहूँगा, पता नहीं भीम जी उसको बता सकते हैं कि ठीक है या नहीं है। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप इसको थोड़ा सा पानी में अजवाइन को भिगो कर रख दें और उस पानी को पिएं थोड़ा सा करके, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है गैस में। पता नहीं इसमें जो मेरे को थोड़ा सा फर्क पड़ा है। भीम हाँ जी। नहीं, वो आपकी प्रकृति के मेरे को अजवाइन बिल्कुल सूट नहीं करती है। मतलब मैं हाँ, आपको बताऊं
कि मैं खाऊं ना तो मेरे चकत्ते होने शुरू हो जाते हैं, खुजली, क्योंकि मेरी पित्त प्रकृति है। हाँ हाँ। तो आपकी प्रकृति पे एक बात डिपेंड करता है। एक अगर बात हो सकता है, मतलब अगर आप ट्राई, उसका मेरे तरीका को तो ये इसमें है, ट्राई मेरे को तो इसमें ट्राई काफी करके काफी देख लो, नहीं हाँ, सूट मेरे को तो किया तो काफी बंद कर उसमें दो। काफी फर्क पड़ा है। हाँ, इसको नहीं एक वो ठीक है। हाँ, एक हफ्ता आप भी उसमें आप थोड़ा लेंगे ना, एक थोड़ा हफ्ते में। थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल लें हाँ, तो। थोड़ा सा करके एक हफ्ते में जो है कि आपको, वो ज्यादा नहीं, हाँ, उसके बाद नहीं लेना, एक हफ्ता बस। हाँ, इनका ये भी एक विधान है कि आपने हाँ हफ्ते के लिए ही लेना है और फिर हाँ, बंद कर देना है। एक हफ्ते के बाद लेके उसका कोई नुकसान तो है नहीं मेरे ख्याल से। नहीं, उसका नुकसान कोई नहीं है। और इनको अगर अगर ठीक आपको बैठता है अगर आपको तो सूट करता है, जैसे आपको। लेकिन रेगुलर नहीं नहीं, बनाना है रेगुलर कि नहीं, मैंने। रेगुलर नहीं, रेगुलर नहीं। हाँ, फिर वो दवाई का काम नहीं करेगा। हाँ, देवेंद्र जी। जी, हाँ जी। आप मेटफॉर्मिन खाते हैं इसके लिए, शुगर के लिए? मैं तो इंसुलिन लेता हूँ जी। इंसुलिन नहीं, एक बात और है, डाइजेशन के लिए जो बात करते हैं, नॉर्मली मेरी आजमाई हुई चीज है, खाने के बाद जैसे भीम जी भी कह रहे हैं, अजवाइन, अगर सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन डालकर, हम्म, सौंफ अजवाइन, आप पानी को अच्छा से उबाल लें, अच्छा से उबाल लें, और खाने के बाद आधा कप पानी पिएं, और भूख से एक रोटी कम खाएं। मतलब जो भूख लगती है ना, ठीक है, डाइजेशन के लिए सौंफ अजवाइन का पानी रामबाण की तरह है, आप उसको आजमा के देखें। मेरा वाइफ को भी यही प्रॉब्लम है, जैसे वो भी ये शुगर की दवाई खाती है तो पेट में दर्द है, गैस बहुत बनती है। कल भी जो आपने बताया ना, शुगर की जो मेडिसिन है ये बहुत परेशान करती है, पेट के अंदर में दर्द हो गई, अनडाइजेशन होगा। आमतौर पे डायबिटीज के कारण ही ये सबसे बहुत बड़ा कारण है। तो सौंफ अजवाइन का पानी पीकर आप देखें, आपको काफी फर्क पड़ेगा। एक तो ये चीज है। दूसरा, जो मैं ये कहता हूँ, किसी भी टाइम में अगर बैठ के अच्छी हवा में डीप ब्रीदिंग, आप 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग जरूर करें, क्योंकि ब्लड के अंदर में जितने भी, यू नो, इवन भीम जी को भी मैं बता रहा हूँ, जैसे ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं, मेरा आजमाया, अब मेरा ब्लड प्रेशर 118/75, 108/20। I was suffering from, this blood pressure or something like that. But जो योग है ना, आसन, प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन, ये आपको प्रैक्टिकली नेचुरल वे में बहुत अच्छी तरह शरीर को ठीक रखेगा। ठीक है। तो डीप ब्रीदिंग को आजमा के देखें आप। देखो, काम में आप लोग रहते हो। दूसरी बात ये, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज में जिए, टुडे इज योर्स। स्ट्रेस, स्ट्रेन, फियर, आपके दिमाग में, ये कहता है ना, अशांत मन से किसी भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो सकता। तो मन को शांति इज ए मस्ट। पीस ऑफ माइंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो जितना आप सोचेंगे, जैसे सुबह उठते हैं, सोचो मत, भगवान का शुक्र करो, थैंक गॉड यू आर गिवन मी ए न्यू डे। और अपने दिनचर्या को पीछे में नहीं सोचो, आगे क्या होगा, इट इज नॉट इन योर हैंड, वट एवर इज टू हैपन विल डेफिनेटली हैपन। और थोड़ा सा रूटीन को चेंज करके आज के अंदर जीना अगर हम सीख गए, लिव इन प्रेजेंट एंड डू द राइट, और बुला दो, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो, जो भी है, किसी प्रॉब्लम के बारे में आनी तो आनी है, आप रोक नहीं सकते। एक जो लिखा है कि कर्मों का फल तो बंदे तुझे भोगना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी आपको उस रास्ते में जाना पड़ता है। तो ट्राई टू इम्प्रूव बाय लिविंग इन प्रेजेंट, डीप ब्रीदिंग, और ये जो सौंफ और अजवाइन का पानी पियो थोड़ा सा नेचुरल वे में, देखो, परहैप्स इट विल हेल्प यू। ओके। बिल्कुल ठीक है जी, इसको तो फॉलो करेंगे। राकेश जी, एक हाँ बात जी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ अभी। आप जब खाना खाते हैं, जब अब तब खाते हैं जब आपको भूख लगी होती है, कि आपने 12 बजे ही खाना है? नहीं, रात का खाना तो जनरली ऐसे ही होता, भूख तो लगती है तभी खाता हूँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि, बाकी एक रूटीन है, जैसे लंच मेरा साथ होता है तो 1 बजे ऑफिस में छुट्टी होती है तो चलो हम लोग भी उसी वक्त ही खा लेते हैं। कभी कोई काम में लगे हैं तो 15 मिनट आगे पीछे कर लिया। और रात को तो जबरदस्त भूख लगती है, वो क्योंकि अच्छी बात है। आप एक हाँ, ऐसे काम करना। और दोपहर को भी जब बड़ी अच्छी भूख लगती है। भूख की कोई इशू नहीं है, भूख की अच्छा, इशू भूख ना का हो, कोई इश्यू नहीं है? सिर्फ तो पेट फिर बढ़ता जा पेट को रहा है ठीक तो करने वो। के लिए एक और है फार्मूला। हाँ ये बाबा रामदेव का गैस हरण चूर्ण मिलता है। हाँ हाँ, ठीक है। उसको आप आधा चमचा
खाने के बाद लेना है, आधा चमचा, और पानी के साथ लेना। उसको हफ्ते, ये सब दवाइयां हफ्ते से ज्यादा नहीं करनी है, आप करके देख लेना आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो दवाई है ना, ये आपको प्रॉब्लम देती रहेगी। ठीक है, मैं समझ गया। अब हाँ। मेरा एक दूसरा जो मतलब हमेशा मेरे दिमाग में ये रहता है कि अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेदिक का ना कोई साइंटिफिक लिंकेज नहीं बनता। तो क्योंकि हर एक चीज के लिए कोई सेट फार्मूला नहीं आप लगा सकते, हर एक चीज के लिए एक सेट है, हर एक बॉडी अलग है जैसे आप कहते हो। तो फिर तो किसी भी आयुर्वेदिक के आचार्य को या डॉक्टर को एक्सपर्टीज लेना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है नहीं कि जी कोई नहीं, ना ऐसा नहीं है। कोई एक तो तो सेट उनको फार्मूले नाड़ी होने चाहिए। हाँ, एक तो उनको नाड़ी का निरीक्षण करना आना चाहिए। ठीक है। नाड़ी देखने से 350 आपको बीमारियों का पता चलता है, और नाड़ी परीक्षण के साथ ही वो उस तरह की आपको दवाई देंगे। ऐसी बात नहीं ठीक। है, उसकी कंकॉक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। वो जो एक को देते हैं, अभी यही तो प्रॉब्लम है। रामदेव का वो लगा होता है ना, जब वो सवेरे कर रहा होता है, छलांगे मार रहा होता है। अब उसमें लोग यही पूछते हैं मेरे को जी फलानी है, वो फटाक से बता देता है। एक्चुअली ये गलत है। जब आपकी हम्म। प्रकृति का ही नहीं पता है, तो फिर हाँ, उसको बताने से कोई फायदा ही नहीं है। और वो तो बताता भी आपका वही है पहले जो दवाइयां निरीक्षण उसकी होना खुद की चाहिए हैं। तभी। हाँ। हाँ, छोटी मोटी बात में चलो ठीक है, आप कुछ बता सकते हो, लेकिन ऐसे ये गलत ही है। ये बात मैं आपकी सहमत हूँ, लेकिन जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, जो अच्छा डॉक्टर है, उसको ये पता होता है। और 70 के बाद वैसे भी आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि हमारी बीमारियां इतनी बढ़ चुकी होती हैं। कई कई लोग हैं, मेरे एक टीचर है, मैं आपको बताता हूँ, ये राजेश जानता है उनको। वो 94 के हो गए हैं, और वो कभी देसी दवाई के अलावा उन्होंने कोई दवाई नहीं ली है। बाल भी अभी तक काले हैं। वो मेरे को देख के, मैं उनको बड़ी देर बाद ये वीडियो कॉल की, पहले तो टेलीफोन पे ही बात होती थी, तो वो मेरे को देख के बोलते हैं, "ओ, भीम, 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 तू तो यार बुढ़ा लगन लग गया।" तो मतलब मतलब Yeah. आपको बताऊं कि उनके बाल काले हैं, वो 94 के हैं। और मैंने Yeah. उनको पूछा कि जी आपकी दिनचर्या, वो बिल्कुल एक्टिव रहता है। वो कहता मैं सारा घर का काम करता हूँ। और मैंने एक दिन फोन किया, मैंने कहा आप क्या कर रहे थे? मैं वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं, कहता मैं उनके कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। जबकि उल्टा होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। तो उसका मतलब एक ही शिक्षा मिलती है कि आदमी को बिजी रहना चाहिए। जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो आपकी आधी बीमारियां तो उसी से ही दूर हो जाती हैं। परंतु एक चीज नहीं समझ लगती कि जैसे Hmm. डायबिटीज, हाँ जी, मोतिया है, हाँ जी, और फिर ग्लूकोमा है, या आर्टरी की ब्लॉकेज है, या मतलब साइनसिस है। साइनसिस तो हो सकता है कि ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी ना समझ ही नहीं लगती। अब डायबिटीज के लिए वो मैंने, मेरा ख्याल है 2 साल 3 साल वो इसकी जो वो क्या डायोनिल करके एक दवाई है बाबा रामदेव की, एक तो उसके में यही नहीं पता कि इसके अंदर है क्या। अच्छा, हम्म। हम लोग जब तक हमें ये ना पता लगे कि इसके अंदर है क्या, तो हमें तो वो बट्टी सी ऐसे लगती है भी कहीं ये साली उल्टी ना पड़ जाए, गले ना पड़ हाँ जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं मतलब कॉन्फिडेंस जो लोगों का है ये खराब कर रही है आयुर्वेदिक, अपने आप को साइंस के साथ अलाइन ना करके। या तो किसी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, जैसे अब रामदेव जी का हो सकता है वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि वो लाखों करोड़ों रुपए की दवाइयां बेचते हैं। तो वो अपने आप में ये चीज नहीं किसी को बताना चाहते कि भी दवाई डॉक्टर से पूछ के लो।
अब हम जाते हैं। नहीं, डॉक्टर वैसे तो डॉक्टर से ही पूछ के लेनी, क्योंकि ये जो आपने जितनी भी बीमारियां बताई हैं ना, ये सब हमारे बॉडी में डीजेनरेट सिस्टम होता रहता है। बाकी हाँ, अगर आप में इनहेरिटेंस भी कुछ ऐसी है, अगर आपके पिताजी को, किसी को फैमिली में, मदर को, या आगे दादा दादी नाना नानी, मोस्टली उधर से ही आता है ज्यादा, तो उनको डायबिटीज थी तो होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बाकी मेरे बाबा जी को कोई डायबिटीज नहीं थी। वो हम्म 98 99 के सैर करते करते इस अब वो तो दुनिया चलो, से वो तो ठीक है, वो विदा तो हुए थे। नॉर्मल जाना ही था। अच्छा, दादी हमारी थी 40 साल भी नहीं जी। हैं जी। और पिताजी भी मेरे डायबिटिक, और मेरी माताजी भी डायबिटिक थे। तो इस वजह से तो लगता है कि हेरिडिटी तो है डायबिटीज। पर मैं अपनी हेरिडिटी को हमेशा ये कहता हूँ कि मेडिकल साइंस ये गुंडागर्दी बर्दाश्त कैसे करती है, कि अगर माँ बाप किसी बीमारी में लिप्त हैं तो बच्चे उसी बीमारी में लिप्त रहेंगे ही रहेंगे। तो सैलरी इसका भी ऐसे तो कोई ना बनते हैं ना, कोई। आपके आपके हाँ, बच्चे ठीक हैं, आपके बच्चे स्किप कर सकते हैं, आगे उनके बच्चों को होने का कई बार प्रॉब्लम रहती है, एक जनरेशन स्किप कर जाती है। हाँ। तो ये तो मतलब कहीं ना कहीं साइंस अधूरी, मतलब अगर हम इस क्रिया को देखते हैं तो आयुर्वेदिक के ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस चीज की। तो ये चीज मुझे बड़ा सताती रहती है, मैं फॉलो करना चाहता हूँ। अब वो कई दवाइयां हैं, हकीम वैद, हमारे पास वैद जी हैं एक, उन्होंने मेरी पथरी ठीक की थी। और ऐसी ठीक की थी कि भी पीजीआई वाले भी, मतलब इस बात के लिए, मतलब वो उन्होंने 3 बार मेरे को चेक किया। मतलब पहले चेक किया तो मेरे पे स्टोन था किडनी में। अब हम्म उन्होंने कहा कि भी इसका वो करना पड़ेगा, लिथोट्रिप्सी करनी पड़ेगी। हम्म तो हमने कहा भी चलो ठीक है, वैद्य जी के पास जाते हैं। वैद्य जी ने कहा कि 1.5 महीना दवाई ले लो, उसके बाद लिथोट्रिप्सी करा लेना। वो 1.5 महीना मैंने दवाई ले ली। उन्होंने कहा जी एक बार आप अपना अल्ट्रासाउंड करा के ले आओ। मैंने ले लिया, कहते जी आपकी स्टोन खत्म हो गई है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं फिर पीजीआई चला गया। पीजीआई ने कहा कि यार 2 महीने पुराना तो आपका रिपोर्ट ये है, और 2 महीने बाद आपकी पथरी नहीं नजर आ रही, या तो वो गलत है या ये गलत है। फिर उन्होंने सीटी स्कैन किया। अब देख तो लो ना, अल्टीमेट मतलब उस उन्हीं वैद्य जी से ही पूछोगे आपकी, उसका इलाज करें फिर डायबिटीज का। नहीं, डायबिटीज का तो वो मैंने कई बार उनको कंसल्ट किया है, वो मित्र ही हैं हमारे। हाँ, तो वो क्या मैंने कहते हैं? डायबिटीज, वो कहते हैं डायबिटीज जो है ना, इट इज पार्ट डेथ। आपका एक ऑर्गन डाई कर चुका है, हाँ हाँ हाँ, हो सकता उसको है। रीजनरेट नहीं किया जा सकता। कुछ हाँ, ऑर्गन जो है जिनको रीजनरेट किया जा सकता है। स्प्लीन आपकी जो है ना वो, स्प्लीन आपकी रीजनरेट हो सकती है, पर पेंक्रियाज आपके रीजनरेट नहीं हो सकते। हम्म, अब हम्म, आपके पेंक्रिया है ही नहीं बॉडी में, तो उसमें आयुर्वेदिक क्या करेगा? आयुर्वेदिक तो आपको आर्टिफिशियल इंसुलिन ही दे सकता है, और आर्टिफिशियल इंसुलिन इंसुलिन आप ले ही रहे हो। राकेश जी, आई वांट टू से समथिंग। सर प्लीज। यहाँ पे ये शुरू हुआ था अजवाइन वाटर से, हम्म फिर बाद में सौंफ भी उसमें डाली गई। अब मैं अपना हम्म, एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई हैड स्टार्ट विद जीरा वाटर। ठीक है जी। उसको रात को भिगोता था, सुबह उठकर उसको सीप करके पीता था। धीरे हम्म धीरे मैंने उसमें सौंफ डाली, हम्म जीरा डाला, अजवाइन डाली और मेथी। मेथी दाना। उन चारों का जो मैं रात को सोने से पहले पानी में भिगो देता हूँ, सुबह उठकर उसको छान कर थोड़ा सा कोसा कर कर पीता हूँ। ये मैं 2 साल से कर रहा हूँ। सेकेंडली, उसमें मेरी डाइजेशन है ना, आई एम 78 years old। जो पिछले इतने सालों से मेरी डाइजेशन ठीक नहीं रही, सम अदर इट हैज अफेक्टेड मी, इट हैज हम्म इम्प्रूव्ड माय डाइजेशन। हम्म सेकेंडली, मेरे भी आई आल्सो आई एम आल्सो टाइप 2 डायबिटिक। हम्म। ठीक है, तो मैं उसकी गोली जहां पे एक चलती है उसका नाम है मेटफॉर्मिन, वो लेता हूँ। अब मेटफॉर्मिन अकेली नहीं होती जी, मेटफॉर्मिन के साथ कुछ और भी होगा। नो, मुझे अकेला ही, मैं एक गोली सुबह खाता हूँ, एक गोली शाम को खाता हूँ। मैं आपको मेटफॉर्मिन बतला की। रहा हूँ, 2 साल से जब से मैंने फंक्शनल वाटर शुरू किए लेने, साथ में ही मैं बाजार में ना पागलों की तरह चलता ही रहता हूँ। कभी अच्छा। इधर से उधर। मैंने
10,000 स्टेप्स डेली के रखे ही रखे हैं कि वो मैंने बनाने ही बनाने हैं। ओके। अब मेरा डॉक्टर मुझे ये बोलता है कि वो मुझे ही वांट्स टू टेक मी ऑफ मेटफॉर्मिन। अच्छा। ठीक है, वो इंडिविजुअल केस हो गया, पर मैंने 2 चीजें की है। तीसरी चीज ये की है कि मैं अपना जो खाना है ना उसको मैं काउंट करता हूँ और कंट्रोल करता हूँ। जो गेहूं है उसको कम कर रहा हूँ कि रात को मैं कई बार 3-4 रोटी खा जाता था, चपाती, अब सिर्फ 2 खानी है। जो मेरे पोर्शंस है ना खाने के, वो ये नहीं कि मैं प्रोटीन कम खाता प्रोटीन हूँ ज्यादा लो, दाल दाल ज्यादा लिया करो। हाँ। या ठीक है, वो प्रोटीन हो गए, चीज हो गया, दाल होगी। एंड उसमें मैंने अपने को देखा कि 2 साल से, बिकॉज आई बिलोंग टू ए ग्रुप, वो ही हमारे यहाँ पे एक 75 के बैच के है मिस्टर भगवत सिंह, उन्होंने हेल्थ क्लब शुरू किया है, चैट ग्रुप। मैं आई एम मेंबर ऑफ दैट वन। तो वो उसमें यही कंट्रोल करते हैं कि यू कंट्रोल योर डाइट, control your your exercises, your walking. That's what it has happened. And functional waters, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है मल्होत्रा जी, मैं Yeah. इन्होंने भी मुझे कहा था, वो मैंने लिया 1 हफ्ता भीम जी जी। ने, कि वो मेथी दाना भिगो के लो। पर डायबिटीज इतनी सीवियर है या कि 25 की इंसुलिन है, उस पे भी कंट्रोल नहीं है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट विजिट में 27-28 पे जाएगी। तो या ऐसी सिचुएशन में वो वैद्य जी तो कहते हैं कि दे आर ऑलमोस्ट गॉन, ये जो आपकी तो लुक्स पैंक्रियास लाइक आपकी टाइप 2 डायबिटीज टाइप 1 टाइप 1 गई है। नहीं टाइप 2 ही है, टाइप 1 नहीं है, क्योंकि ये 50 के टाइप 2 आसपास हुई एडवांस है। में पहुंच गई हो, एडवांस स्टेज हाँ, में है, एडवांस में इसका पहुंच मतलब। गई एडवांस है। स्टेज पे है। हाँ, ये है एडवांस स्टेज पे है। चलो एनीवे, मतलब ये तो एक नेवर एंडिंग एक किस्म का समझ लीजिए डिस्कशन है। या बट भीम जी, मतलब आपने जो रोशनी दिखाई है ना इस ग्रुप को, तो मतलब उसकी वापसी कोई नहीं है हमारे पास, कि हम आपको किसी भी कार्य में आप, हम अपने आप को ऋण मुक्त नहीं कर सकेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे चलो, बहुत बहुत आपका ये सबका आपका धन्यवाद। सम्मान है, बहुत धन्यवाद आपका। ये चलिए, सबका बहुत ऐसी बहुत बात नहीं है। धन्यवाद। और हाँ। भीम जी का स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने समय हाँ, निकाल कर ये तैयार करते हैं हमारे लिए। और बिल्कुल पिछले 3-4 एपिसोड से ये दे रहे हैं नई नई चीज़ें, तो बिल्कुल बड़ा ठीक है। बड़ा तो उससे फायदा अगला हुआ। जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं अभी भी बता देता हूँ। उसमें एक तो दिनचर्या होगी, और अगर और ऋतुचर्या, 2 चीजें जो आप डिस्कस करने वाली हैं, दिनचर्या और ऋतुचर्या। क्योंकि ऋतुचर्या जो है संहिता में, वो इंडियन कंडीशंस के लिए है, तो आपके लिए तो बिल्कुल फिट बैठती है, हमारे लिए वो यहाँ ठीक नहीं है। उसके नहीं है लिए तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप